जैसा कि आप सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में है। इंडिया अलायंस में रहते हुए हम 5 स्टेट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स उतारेंगे। इसमें टोटल 23 कैंडिडेट्स होंगे आम आदमी पार्टी के, जिनमें से 5 कैंडिडेट ऑलरेडी हम पहले अनाउंस कर चुके हैं। आज हम 5 और कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर रहे हैं। इसमें मोस्टली दिल्ली से है और एक हरियाणा से है। दिल्ली से नई दिल्ली विधानसभा से श्री सोमनाथ भारती जी कैंडिडेट होंगे। साउथ दिल्ली लोकसभा से श्री सही राम जी कैंडिडेट होंगे। वेस्ट दिल्ली लोकसभा से श्री महाबल मिश्रा जी कैंडिडेट होंगे और ईस्ट दिल्ली लोकसभा से श्री कुलदीप जी कैंडिडेट होंगे। इसके साथ साथ हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा से श्री सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो आज 5 कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है, उनकी एक विस्तृत चर्चा संदीप जी गोपाल जी ने करी है। लेकिन जो हमारे ईस्ट दिल्ली के कैंडिडेट हैं कुलदीप कुमार मोनू जी, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि ये आम आदमी पार्टी ही देश की इकलौती पार्टी है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को आज खत्म करने का प्रयास कर रही है। वरना चाहे आप दिल्ली की राजनीति देखिए, चाहे आप देश की राजनीति देखिए, कोई भी सीट हो, चाहे वो लोकसभा की सीट हो, चाहे वो विधानसभा की सीट हो, जब भी टिकटों का फैसला होता है तो ये कहा जाता है जी ये ब्राह्मण सीट है, ये पंजाबी सीट है, ये जाट सीट है, ये गुर्जर सीट है, यहां पे ये कॉम्बिनेशन चलेगा, यहां पे ये कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है, तब से इस प्रकार के कैलकुलेशंस को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ ये देखती है कि कौन जनता के लिए काम करना चाहता है, कौन पब्लिक के बीच में रहता है, कौन दिन रात पब्लिक की सेवा करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। और इसी को देखते हुए कुलदीप कुमार मोनू जी को हमने ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट बनाया है। कुलदीप जो कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता थे, उन्होंने 2017 में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा। वो पार्षद का चुनाव जीते, कल्याणपुरी सीट से पार्षद बने। उसके बाद कोंडली विधानसभा से उनको 2020 में टिकट मिला। उनके काम की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उन्होंने जो पब्लिक सर्विस करी उसकी वजह से 2020 में जिस व्यक्ति ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पे शुरुआत करी थी, 2020 में उनको विधायक का टिकट मिला। अच्छी मार्जिन से वो कोंडली की सीट जीत कर आए और इसी मेहनत की वजह से पार्टी ने उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया। और आज ईस्ट दिल्ली लोकसभा जो एक जनरल सीट है, उन्हें हम वहां से चुनाव भी लड़वा दिए। तो ये टिकट जो हमने ईस्ट दिल्ली में दी है, मुझे ये लगता है ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स का एक द्योतक है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति करने नहीं आई है, आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति को बदलने आई है। और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि हमेशा दिल्ली के लोगों ने इस राजनीतिक बदलाव का समर्थन किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्यार, जो भरोसा दिल्ली वालों ने हमेशा आम आदमी पार्टी को दिखाया है, आने वाले इस लोकसभा चुनाव में भी वो दिखाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। संदीप जी, 8वां नोटिस अभी सीएम को आ गया है, एक के बाद एक नोटिस आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है और पूरे देश को पता है कि सारे नोटिसेस इलीगल है और अभी स्पेशली ये नोटिस का मैटर जो है कोर्ट में है, तो कोर्ट का इंतजार करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर का, वर्डिक्ट का इंतजार करते हैं। संदीप जी, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आप लोग बना रहे हैं कांग्रेस के साथ दिल्ली में, खासतौर से कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि काडर मोबिलाइजेशन दोनों पार्टियों का होगा एक दूसरे की सीटों पे, तभी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके लिए हमने प्रपोजल रखा हुआ है। मेरा मानना है कि कुछ दिन में ये मटेरियलाइज हो जाएगा। दोनों पार्टी के पास जो वोट आया था पिछले लोकसभा चुनाव में, उसका एक बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है कि अब भी बीजेपी और आप दोनों के वोट बैंक में 16-17% का अंतर है। आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टी के गठबंधन के बाद कितना उसमें बदलाव आने की उम्मीद आप लोग पेश करें, कितने कार्यकर्ता जुड़ पाएंगे? देखिए, वो सीधा जब आप वोट शेयर को ऐड करके जो निकाल रहे हैं, वो राजनीति में बिल्कुल करेक्ट कभी उतरता नहीं है।
टोटल वोटिंग परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो हर इलेक्शन में वो अलग अलग वेरी करता है। किस सेगमेंट से कितना वोटिंग परसेंटेज टर्न आउट हुआ वो अलग अलग डिपेंड करता है। इलेक्शन डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है, और जब आप कॉम्बिनेशन में दो पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं तो ये सारी परिस्थितियां बदल जाती है, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। इस बार इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और देश को एक विकल्प की जरूरत है, तो पूरी जनता की जो मानस है वो बदलाव के लिए रहेगा और चुनाव जीतेंगे। देखिए, जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कह रही है ना कि हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा था, उस मार्जिन की ताकत कितनी है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस दिन से गठबंधन घोषित हुआ है उस दिन से सारे सीट पर भाजपा कैंडिडेट ढूंढ रही है। अगर मार्जिन इतनी ज्यादा है तो इतने जो है माथापच्ची करने की जरूरत क्या है? वो तो कोई भी लड़के चुनाव जीत लेगा, फिर इतने कैंडिडेट भाजपा क्यों ढूंढ रही है? देखिए, आपने कोऑर्डिनेशन की बात की है, क्या ये जो अनाउंस कैंडिडेट है इसके अंदर भी क्या कोऑर्डिनेशन था कि इसके कंसेंसस बन पाए कि दूसरी पार्टी की हम एक कैंडिडेट फील्ड कर रहे हैं, इसकी भी मंत्रणा दोनों पार्टियों के बीच में हुई है? हम म्यूचुअली एक दूसरे से डिस्कस करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ की है। बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है कि किसको कैंडिडेट होता है। ठीक है, चलिए। 3 विधायक और एक जो आपके पूर्व सांसद हैं उनके साथ आप मैदान में उतरे हैं, क्या क्राइटेरिया रहा जब आप लोग चयन कर रहे थे? क्योंकि बहुत से नामों पर चर्चा हुई होगी बीएसपी की बैठक में भी, तो क्या क्राइटेरिया समझ के आपने इन लोगों को मैदान में उतारा? देखिए, सबसे बड़ी क्राइटेरिया चुनाव में कैंडिडेट उतारने की होती है विनेबिलिटी की। पब्लिक में, जनता में, ये पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में इनका इमेज आप देखेंगे इनके विधानसभा में, जैसे कुलदीप जी के बारे में हमने बताया, सोमनाथ जी के बारे में बताया, आप हमारे सही राम जी के बारे में आप देखेंगे तो इनकी पब्लिक में काफी अच्छी इमेज है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो प्राइमरी क्राइटेरिया विनेबिलिटी है और पब्लिक में इन सब के बीच में काफी अच्छी इमेज है। इनफैक्ट अगर आप इन चारों कैंडिडेट्स के अपने अपने एरिया में जाइए, 3 उसमें से विधायक हैं, एक सांसद भी रहे हैं, तो इन चारों के बारे में लोग आपको कहेंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो पब्लिक के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। ये भी दिखाता है कि बीजेपी का क्या है, बीजेपी का सांसद न कहीं दिखता है न कुछ करता है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वो है जो 24 घंटे दिखते हैं और 24 घंटे करते हैं। ठीक है।